चलिए, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकंड ऑडिटर, सेकंड नहीं सॉरी सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब जो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, मैंडेटरी रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। आपको ये लॉजिक तो समझ में आ गया ना कि ऑडिटर को रोटेट करना है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है किसी एक कंपनी में बहुत टाइम तक काम करेगा तो रिलेटेड हो सकता है, उनके लिए उनके फेवर के लिए थोड़ा ज्यादा सोच सकता है। तो हमें तो एक ऑडिटर ऐसा चाहिए ना जो इंडिपेंडेंट हो, शेयरहोल्डर को ट्रू एंड फेयर व्यू दे। चलिए, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस करता है सिस्टम ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑडिटर सेक्शन 139 के सबसेक्शन 2 में। अभी हमारा सेक्शन 139 ही चल रहा है, 139 है। रूल नंबर 5 बोलता है एप्लीकेबल, हर लिस्टेड कंपनी को अपने ऑडिटर को क्या करना है, रोटेट। लिस्टेड कंपनी। दूसरा क्या लिखा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है 10 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, इसका मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका 50 करोड़ या उससे ज्यादा है उसे रोटेट करना है। मैं आईटेक्स कंपनी, मेरा पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, क्या मुझे रोटेट करना है? नहीं। तो मतलब मैं अब इसमें सालों साल काम कर रही हूँ चलेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में शेयरहोल्डर पैसा किसका है, प्राइवेट, सबको सारी चीजें पता है। क्योंकि जनता के साथ ज्यादा धोखे हो सकते हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बोला जाता है रोटेशन करो, हमें नहीं चाहिए ये वाला ऑडिटर जो बहुत सालों से काम कर रहा है। मतलब छोटी कंपनीज में बहुत सालों से ऑडिटर काम कर सकता है। क्लैरिटी है? चलिए, ऑल कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बिलो, जो ऊपर लिमिट पड़ी 112, जो सेकंड, ये पहला पॉइंट क्या बोलता है, लिस्टेड। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़ या उससे ज्यादा। प्राइवेट कंपनी के लेकर ये लिमिट क्या थी, 50 करोड़। इन्होंने कहा ऊपर जो लिमिट पड़ी ना हमने इससे कम है, लेकिन ए और बी, इन दी ए बी, बट हैविंग क्या लिखा है, पब्लिक बोरिंग मतलब क्या, लोन ले रखा है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या फिर पब्लिक डिपॉजिट। आपकी बोरिंग है या फिर आपका डिपॉजिट है कितना, 50 करोड़ या उससे ज्यादा। इन शॉर्ट, आपका भले ही पेड अप कैपिटल कम हो, आपने लोन कितने का ले रखा है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो भी आपको अपने ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रोटेट। लोन ज्यादा लिया ना, लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो अब हम चाहते हैं कि आपका ऑडिटर रोटेट हो। क्लैरिटी है? हेडिंग बताओ क्या लिखा है। आपको मैंडेटरी अपने ऑडिटर को रोटेट करना है, कंपलसरी इनमें, बाकी सारे केसेस में ऑप्शनल है। आपको खुद से रोटेट करना चाहते हो तो कर दो, मतलब छोटी कंपनीज में ऑडिटर का रोटेशन होता नहीं है। क्लैरिटी है? चलिए, द कंसेप्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑडिटर शैल नॉट एप्लीकेबल, ये क्या लिखा है 1% कंपनी, कितना पैसा किसका लगा है, एक ही इंसान का। स्मॉल कंपनीज कम ही लोगों का, कम ही पैसा लगा है, तो उन्होंने कहा इसमें अब रोटेशन की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल ऑडिटर अपॉइंट करो। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल द कंपनी मेंशन अबव शैल नॉट बी अपॉइंट और रीअपॉइंट इंडिविजुअल। जितनी भी कंपनी ऊपर हमने कहा अपॉइंट करने को, वो अपॉइंट नहीं करेंगे, रीअपॉइंट नहीं करेंगे। किसको? इंडिविजुअल को। ऑडिटर ऑफ द कंपनी, किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल। यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में फर्म। एक इंडिविजुअल जब भी काम करेगा एक कंपनी में तो कितने साल तक काम कर सकता है, 5 साल। 5 साल के बाद क्या वो अब वापस से रीअपॉइंट होगा? नहीं, तभी तो हम कहेंगे रोटेशन कर रहे हैं। 5 साल बाद क्या होता है, रोटेशन। कितने साल का गैप होगा, 5 साल का ही गैप। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में मैं 2001 में ज्वाइन करती हूँ तो 2005 तक मेरा 5 साल का ड्यूरेशन रहेगा। अब मुझे 5 साल का गैप लेना पड़ेगा, वापस से अगर मैं रीअपॉइंट होंगी तो कब होंगी, 2011 में। 5 साल काम किया, 2006, 7, 8, 9, 10 काम कर सकती हूँ? नहीं, 5 साल का गैप। अब नेक्स्ट ईयर कब आऊंगी, 2011 में आ सकती। मेरा काम अगर अच्छा लगा तो कंपनी मुझे वापस से रीअपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो रीअपॉइंटमेंट कब होगा, 5 साल के गैप के बाद। क्लैरिटी है? चलिए एक बार रीड कर रही हूँ। सारी की सारी कंपनी, ऑल दी कंपनी जो भी मेंशन अबव है, अपॉइंट नहीं करेगी, रीअपॉइंट नहीं करेगी। किसको? इंडिविजुअल को एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर मोर देन। अब 1 टर्म लिखा है, 1 टर्म समझते हैं, एक टर्म के लिए। तो एक टर्म कितने के लिए, 5 साल के लिए। 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर की बात हो रही है, लगातार 5 साल। एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज, एक टर्म उसका कंप्लीट हो गया 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, शेल नॉट बी एलिजिबल रीअपॉइंट ऑफ द ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर दी 5 years। एक टर्म में काम करेगा 5 साल, 5 साल तक रीअपॉइंट भी होगा नहीं। क्या समझ में आ गया? 5 साल काम किया, 5 साल का गैप। चलिए फर्म की बात करते हैं। फर्म में एक से ज्यादा रहते हैं ना लोग, एक से ज्यादा प्रैक्टिसिंग सीए है, तो इन्होंने कहा कि आपका टाइम पीरियड अब 5 साल नहीं है, आपका टाइम पीरियड 10 साल है। वेरी गुड। ऑल द कंपनी मेंशन अबव, अगर ऑडिट फर्म को ऑडिटर के अपॉइंट करे तो आपके लिए क्या होता है, 2
2 टर्म्स होंगे। एक टर्म कितने का है? 5 साल। पार्टनरशिप फर्म अगर किसी इंडिविजुअल एक सीए प्रैक्टिसिंग सीए काम कर रहा है तो वो 5 साल के लिए काम करेगा, लेकिन एक फर्म के पास एक कंपनी का काम कब तक रहेगा? 2 टर्म के लिए, मतलब कितने साल के लिए? 10 साल। गैप लेकिन 5 साल ही होता है। गैप कितने का होता है? 5 साल। बता रही 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक आप काम कर सकते हो, लेकिन 10 2 टर्म के साथ लगातार काम कर सकते हो। आपको अगर ब्रेक लेना है तो ब्रेक 5 साल का, आप रीअपॉइंटमेंट सेम कंपनी में नहीं होंगे। चलिए, डाउट क्या था? तो समझ में आ गया क्या? इंडिविजुअल का समझ में आ गया। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल मैंने क्या बोला? 2001 में काम किया, 5 साल मेरे कब खत्म होते हैं? क्लियर है? गैप बताइए, गैप कब तक होगा? 6 से लेकर, ये गैप है। वापस से रीअपॉइंट कब होंगी? 11 से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडिविजुअल की बात हो रही थी, अब मैं फर्म की बात कर रही हूं। ठीक है, फर्म कहता है मैं 2000 में अपॉइंट होती है, 2001 में, 2005 मेरा एक टर्म कंप्लीट हो गया। फर्म को बोला भाई तुम्हारी कंपनी में तो ज्यादा सीए है ना, प्रेशर तो ज्यादा है नहीं। एक सीए में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, कनेक्शन बहुत ज्यादा निकल सकते हैं, आप में एक से ज्यादा है, तो इसलिए हमने आपको, क्योंकि आप फर्म हो तो आपको एडवांटेज दिया फर्म होने का। आपको 2006 से 2010 तक आपको हमने 2 टर्म दिया, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, मतलब आप 10 साल तक लगातार काम कर सकते हो फर्म के केस में। अब गैप कब लेना पड़ेगा आपको? 2011 से 2015, आपका ये गैप है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां 5 साल आप काम करोगे इंडिविजुअल में और यहां 10 साल, लेकिन दोनों का गैप क्या है? 5-5 साल। क्लियर हो गया डाउट? हाँ, उसकी बात हो रही। फर्म मतलब क्या? पार्टनरशिप फर्म। और वो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी भी तो हो सकती है। और ये क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल सोल काम कर रहा है, एक सीए सिंगल मिस्टर ए काम कर रहा है, तो भाई 5 साल तक काम कर, फिर ब्रेक ले ले। एक फर्म है 10 साल तक काम कर, अब उसमें 2 पार्टनर हो या फिर 100 पार्टनर हो, फर्क नहीं पड़ता, काम आपको 10 साल तक का ही मिलेगा। क्लियर है? पक्का? चलो, हाँ बेटा, एग्जाम्पल एक बार रीड करना, सेम है। As on the date of the appointment, no audit firm having a common partner or the partner to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for the period of 5 years. क्या लिखा है? रीड करो, काफी हद तक क्लोज जा रहे हो, समझ में आ रहा है ना? चलो रीड करते। As on the date of appointment, ठीक है, नो मतलब नहीं कर सकते, इस नो का मतलब है नहीं कर सकते। मान लो एक ऑडिट फर्म है, हैविंग कॉमन पार्टनर, एक ए बी सी है और एक एक्स वाई जेड है। क्या एक पार्टनर एक से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म में रह सकता है? हाँ, रह सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं प्रैक्टिसिंग ए बी फर्म में भी हूं पार्टनर और एक्स वाई जेड में भी हूं। मैंने अपना दिमाग घुमाया, वाह ए बी सी फर्म काम कर रही थी 10 साल तक, अब क्या करना है? 5 साल का गैप, तो चलो एक्स वाई जेड को कर लेते हो। यहां भी मैं थी, यहां भी मैं थी, पिंकी लिख देती हूँ, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? मैं ही ऑडिट कर रही थी, अब मैंने ये काम किसको दिलवा दिया? दूसरी फर्म। तो मैंने जो अभी बताया ना दोस्त, उसमें आप पार्टनर ही होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा इंडिविजुअल सोल का एग्जाम्पल लिया। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं ऑलरेडी हूं, मैंने कहा मेरे दोस्त है, उसमें मैं भी पार्टनर हूं, तो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में पार्टनर दिख रही हूं, नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में मत दिखो ना, प्रैक्टिकली तो कुछ और ही चलता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, ठीक है, आ जाओ वापस। समझ तो आ गया ना तुम लोगों को? अब रीड करूं। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की डेट में नहीं कर सकते अगर ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर या पार्टनर्स टू दी अदर। ये लैंग्वेज समझ में आ गई? नुपुर ने बहुत अच्छा कंक्लूड किया था। हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड, एबीसी का खत्म हो गया है, एबीसी का खत्म हो गया है। इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल शेल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। क्या आप ऐसे 5 ईयर के लिए उसे कर सकते हैं? नहीं। ऊपर नो लिख दिया ना, तो नो जोड़ लो, यहां पर क्लैरिटी है। द राइट ऑफ द कंपनी टू रिमूव द ऑडिटर, राइट ऑफ द कंपनी, रिमूवल और रेजिग्नेशन समझते हैं? क्या कंपनी रिमूव कर सकती है टाइम से पहले? हाँ। राइट ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास राइट है, वो रिमूव कर सकती है ऑडिटर को। राइट ऑफ द ऑडिटर है कि वो क्या कर सकता है? खुद रिजाइन भी दे सकता है फ्रॉम सच ऑफिस ऑफ द कंपनी।
नॉट अफेक्ट बाय दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. सच ऑडिटर कैन रिजाइन रिमूव बाय द शेयर होल्डर. याद करो, जनरल मीटिंग, स्पेशल नोटिस, इस ऑडिटर को हमें हटाना है तो उसके बदले में कोई और आएगा. बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, शेयर होल्डर चाहे तो रिमूव भी करवा सकते हैं. द फर्म शेल इंक्लूड, फर्म से मतलब हमारा क्या है, एलएलपी से भी है. इन शॉर्ट पूरा कंक्लूजन समझो. इन्होंने बस क्या बता के रखा है, कंपनी चाहे तो रिमूव कर सकती है, ऑडिटर चाहे तो रिजाइन कर सकता है. इस सबसेक्शन में कहीं से कोई भी इफेक्ट होगा नहीं. और फर्म से मतलब हमारा क्या है, एलएलपी से. और शेयर होल्डर चाहे तो टाइम से पहले इनको निकलवा भी सकते. दैट वाज रिमूवल. मतलब ये रिमूव कर रहा है, कंपनी रिमूव कर रही है, मतलब कौन रिमूव कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी निकाल सकते हैं, शेयर होल्डर भी निकाल सकता है. क्लियर है. और वो खुद से रिजाइन भी कर सकता है. सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी. कैसे नहीं होगी अभी डिटेल में और जाएंगे. क्लैरिटी है यहां तक. चलिए, रोटेशन समझ में आ गया. मेंबर ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग पासिंग अ रेजोल्यूशन. पहला रीड करो. In the audit firm appointed by it, audit partner or his team shall be rotated at such interval as may be resolved by the member. इन्होंने बोला मेंबर डिसाइड करेंगे क्या कैसे छोटे छोटे इंटरवल्स में रोटेशन होगा. अभी कैसे रोटेशन कैसे होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, वो अभी डिटेल नहीं बताइए, अभी बस छोटा सा एक जिस्ट बताया. दूसरा, ऑडिट शेल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर. कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, अपना डबल ऑडिट भी करवा सकती है. इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं. ठीक है, वापस पहला कह रहे हैं, अगर कोई फर्म है तो उसके पार्टनर्स क्या हो सकते हैं, रोटेट. रीड करो एक बार. अगर ऑडिट फर्म है तो ऑडिटिंग पार्टनर और उसकी टीम शेल बी रोटेटेड. जो वो इंटरवल है में मतलब ऑप्शन है, रिजॉल्व बाय दी मेंबर्स. मेंबर डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या होगा. इन शॉर्ट पहले वाले का कंक्लूजन ये है, ऑडिट फर्म में उसके जो पार्टनर्स हैं रोटेट हो सकते हैं. दूसरा क्या बोल रहा है कि हम एक कंपनी का एक से ज्यादा ऑडिट कर सकते हैं. मतलब कंपनी अपने अकाउंट्स का ऑडिट 2 बार करवा सकती है. मैंने आईटेक्स की बैलेंस शीट ये सब एक बार ऑडिट करा दी और एक बार क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर दी, डबल ऑडिटिंग भी कराई. क्लियर है. क्या कैसे नीचे रूल्स में आएंगे. रोटेशन ऑफ द ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म. अभी मैंने टर्म क्या बताया, 5-5 साल का, तो वैसे होना ही है. रोटेशन ऑफ द ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द ऑडिटर टर्म हैज बीन द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड एज रिक्वायर्ड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. इन्होंने कहा जो ऑडिटर का रोटेशन हो रहा है वैसे ही होगा जैसे अपॉइंटमेंट में होता है. जैसे हमने क्या किया, 5-5 साल के लिए अपॉइंट किया, चला गया, फिर से 5 साल के लिए अपॉइंट होता है 5 साल का गैप के बाद, तो उन्होंने कहा सेम वैसे ही होता है. चलिए प्रोसीजर. ऑडिट कमेटी क्या करेगी, अपॉइंट करती है, तो ऐसे ऑडिट कमेटी किसका रोटेशन क्या होगा, रिकमेंड करेगी किसको, बोर्ड को. बोर्ड किसे रिकमेंड करेगा, मेंबर को. घिसी पिटी बातें सेम. रिकमेंड बोर्ड द नेम ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, या फिर अगर फर्म है मे रिप्लेस दी, क्या लिखा है, इनकम्बेंट ऑडिटर. इनकम्बेंट मतलब पुराना, उसकी जगह पर जब एक्सपायरी हो जाएगी पुराने वाले की, उसकी जगह पर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. When a company is required to constitute, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, अदरवाइज बोर्ड कंसीडर करेगा. यही घिसी पिटी बात है. क्लैरिटी है बच्चा. चलिए, फॉर द पर्पस ऑफ द रोटेशन द पीरियड फॉर विच द ऑडिटर इज होल्डिंग प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ विल एक्ट, वो कितने साल का है, 5 साल. और कितने साल है, क्या लिखा है, 5 और 10 लिखा है. 5 किसके लिए, इंडिविजुअल. 10 किसके लिए, फर्म के लिए. ठीक है, बस उन्होंने ये लिखा है कि वो नॉट एलिजिबल, उस 5 साल के लिए वो काम नहीं करेगी. दोनों में गैप कितने का है, 10 का तो नहीं है, 5 और 10 का तो नहीं है. चाहे इंडिविजुअल हो चाहे फर्म हो, रोटेशन में वो गैप कितने का लेते हैं, ओनली 5 years. वही सारी चीजें लिखी है. ठीक है, घिसी पिटी बातें एक बार वन रीड करना. हेडिंग देखो क्या लिखा है. अब हम अपने ऑडिटर को क्या करें, रिटायर करें. एट कहां, any AGM retiring director shall be reappointed as auditor of the company except under the following circumstances. अगर आपका ऑडिटर रिटायर हो चुका है, उसका काम अच्छा लग रहा है, वापस से रीअपॉइंट कर सकते हो, हाँ, लेकिन इन सारी जगहों पे नहीं. पहला क्या लिखा है, डिस्क्वालिफाइड हो गया है. डिस्क्वालिफिकेशन की लंबी चौड़ी लिस्ट है. उस डिस्क्वालिफिकेशन में लिखा है भाई आपका रिलेटेड पार्टी ना हो, कंपनी को कभी उधारी ना दिया हो, कंपनी के कहीं शेयर तो नहीं होल्ड कर रखे हैं. ये सारे पॉइंट्स है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, आपने शेयर्स ले लिए, आपका कोई रिलेटिव बैठ गया है इस कंपनी में, तो अब आप क्वालिफाइड नहीं हो, तो क्या रिटायरिंग
डायरेक्टर सॉरी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो क्या? नहीं। दूसरा, खुद लिख कर दे दिया मेरी इच्छा नहीं है भाई काम करने की, क्यों जबरदस्ती काम करवा रहे हो, बहुत काम करवाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? नॉट बीन पास एट दैट मीटिंग और पॉइंट इंस्टेड ऑफ हिम और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर हैज नॉट। रीड करो, मुझे बताओ क्या लिखा है। देखो नॉट लिखा है, इस चक्कर में तुम लोग को अजीब सा लग रहा है। एसआर पास कर लिया है किसी और को अपॉइंट करने के लिए, या फिर एसआर पास हो चुका है, इसको तो रीअपॉइंट मत करना। लैंग्वेज में नॉट नॉट लिख दिया इसीलिए कंफ्यूज। ठीक है, इसको एक बार हटाओ और मुझे बताओ एक्चुअल में क्या होता है, ये मॉड्यूल भी ना इजी करने के चक्कर में कुछ का कुछ कर देती है। पढ़ क्या रहे? नहीं लिखा तुम्हारे उसमें ना, मतलब ये न्यू मॉड्यूल ने मिस्टेक कर दी है, हटा दो उसे। ठीक है, हाँ काट ही दो, वो थोड़ी सी ना मिस्टेक कर देते। चलो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है किस चीज को लेकर कि कोई और नया हो जाएगा, या फिर इसको तो नहीं करना, तो फिर क्या आप रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर पाओगे? नहीं। Where at any AGM no auditor is appointed reappointed, तो कौन कंटिन्यू करेगा? अगर कोई नया नहीं है तो अभी पुराना फॉर द टाइम बिंग पुराना वाला एग्जिस्टिंग ही कंटिन्यू करेगा। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। चलिए यहां तक चीज क्लियर है। कैजुअल वैकेंसी वर्ड का मतलब बताओ। अभी हमने पढ़ा रिमूव कर दिया, टाइम से पहले रिजाइन कर दिया, तो कैजुअल वैकेंसी आ गई। अब जो कैजुअल वैकेंसी आ गई है तो इसको फिल भी करना पड़ेगा। नॉर्मली कौन अपॉइंट कर रहा था? बोर्ड। तो कैजुअल वैकेंसी में कौन अपॉइंट करेगा? चलिए, प्रोविजन फॉर फाइलिंग द कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल हैव पावर फिल द कैजुअल वैकेंसी। कितने दिन के अंदर? सेम 30 डेज के अंदर। कुछ भी नया है क्या? पहले भी बोर्ड, अभी भी बोर्ड। इन केस कैजुअल वैकेंसी हैज अकर्ड, क्यों हुआ था? क्योंकि ऑडिटर ने क्या दिया? रेजिग्नेशन दिया। सच अपॉइंटमेंट शैल ऑल्सो बी अप्रूव बाई द कंपनी इन दी जनरल मीटिंग। किसने रिजाइन दिया था? खुद से रिजाइन किया। तो ये वाली बात जनरल मीटिंग में एक बार बता दो। अब एजीएम है तो एजीएम में करेंगे, अगर मान लो एजीएम नहीं है कुछ ऐसे टाइम पर तो फिर ईजीएम। कितने टाइम के अंदर करवा लो? विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड कि हाँ ये अब जा रहा है, इसकी जगह पे कोई और आ रहा है। ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 5 साल है। ठीक है, अब 5 साल का ड्यूरेशन था, 2 साल में ही उसने हाथ खड़े कर दिए, तो पहले ही वो क्या दे दे? अपना रेजिग्नेशन। एकदम से आज दिया तुरंत नहीं छोड़ के जाते, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है, प्रोफेशनल एथिकेट्स होते हैं, है ना। गुस्से में बिल्कुल हाथ पैर पटक के चले गए, ऐसे नहीं होता है। आपको काम तो एक एजीएम तक कंप्लीट करना पड़ेगा। मीटिंग कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बात किसको बता देगी? मेंबर्स। मीटिंग कब करवा देनी है? विद इन 3 months फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड कभी भी रिकमेंड करेगा कि भाई ऐसा हो रहा है, तो वहां से 3 महीने के अंदर अंदर जब भी रिकमेंड करने का सोचे वहां से 3 महीने की मीटिंग करो और मेंबर्स तक के बाद पहुंचा दो, और ये काम अपनी कंप्लीट करेगा नेक्स्ट एजीएम तक। नेक्स्ट एजीएम जैसे कंक्लूड हो जाएगी, 2 साल तक मुझे काम करना था, तो दूसरे मतलब तीसरे साल की जो मीटिंग होगी वहां तक, उसके बाद नया बंदा अपॉइंट हो जाएगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है। क्लियर है? वापस 2000 सितंबर नहीं लेती यार, मई लेती हूँ, को अपॉइंट हुआ था, लेकिन काम होता तो एजीएम में ही है। सितंबर में हुई मीटिंग, 2000 में अपॉइंट हो गया। बंदे को कब तक काम करना है? 5 साल का ड्यूरेशन मुझे बताओ। 2000 सितंबर में अपॉइंट होता है, 5 की 6 के एजीएम तक करेगा काम। बीच में वो ड्रॉप करने का सोच रहा है, इसका माथा फिर गया 2003 में ही। ठीक है, दिसंबर में फिरा दिमाग कि नहीं भाई छोड़ना है मुझे, तो उन्होंने बोला भाई सुन 2004 की जो एजीएम होगी ना तब तक तो कंटिन्यू कर, उसके बाद से नया हम रख रहे हैं ना। बात समझ में आई? तो कभी भी माथा फिरे दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
आपको मीटिंग तक तो काम करना पड़ेगा। एजीएम में मेंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे आपकी ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से, आपको वो पहले आंसर करना है, फिर आप छोड़कर जाना है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में काम आप ऐसे लटका नहीं सकते, प्रोफेशनल एथिकेट्स रहते, थोड़ा सा कंटिन्यू करो, खत्म कर कर ही जाओ। हम नहीं कह रहे कि पूरे 2006 तक रहो, थर्ड में सोच लिया था, फोर्थ में मीटिंग होगी, मीटिंग तक बस ओवर करो, दैट्स इट। इसके बाद नया साल, नया अकाउंट्स, नया ऑडिटर से भी काम चल जाएगा। क्लैरिटी है? पक्का? उन्होंने कहा जब भी रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशन मतलब नया अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, जब भी उसे लगेगा एक नया बंदा मिल गया, जब भी लग रहा है उसे नया बंदा मिल गया, 3 महीने के अंदर मीटिंग कराओ, मेंबर्स को बता दो कि ये छोड़ने वाला है, ये बस नेक्स्ट एजीएम तक है। मैंने दिसंबर में क्या बोल दिया, मैं रिजाइन करने का सोच रही हूं, पहले बता दिया ना। अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुरंत इंतजाम करेंगे, ठीक है, पहले से फील्डिंग बिछाएंगे। अब जब एजीएम तक मैं काम करूंगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसी एजीएम में क्या करेंगे, नए ऑडिटर को रख देंगे, लेकिन काम से तो वो अभी से चालू कर देगा ना, समझना सीखना। मैं हैंड ओवर करके जाऊंगी ना उसको, अब तो एक बार में 2 ऑडिटर होंगे, लेकिन ऑफिशियली कौन होगा, मैं होंगी, ऑफिशियली तो मैं ही रहूंगी। मैं अब काम समझा रही हूँ कि मैं बस यहां तक करूंगी, इसके आगे तुम्हें कंटिन्यू करना है। ऑफिशियली ये भी कब आएगा, जब एजीएम में जिस दिन मैं छोड़ूंगी वहां की कंक्लूजन से वो ज्वाइन करेगा। तो मेंबर की एजीएम ही है फाइनल, लेकिन ये रिकमेंडेशन कब आ जाना चाहिए, दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी से काम चालू कर दो। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर है, जब भी उसे लगेगा फरवरी में कोई बंदा मिल गया है तो फरवरी से 3 महीने के अंदर मीटिंग कराएगा, जनरल मीटिंग, और सबको बोलेगा ये करने वाला, ये एजीएम में आ जाएगा नया बंदा, मतलब इंटीमेट होता जाएगा, बस। क्लियर है? चलिए, हाँ बोल भाई। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इन केस कंपनी हुज अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय दी ऑडिटर अपॉइंट बाय दी, क्या लिखा है, कैग, सच वैकेंसी कौन करेगा। अभी तक नॉर्मल कंपनी पढ़े थे, नॉर्मल कंपनी में बोर्ड थी, कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड, गवर्नमेंट कंपनी में कौन थी, कैग, अब कैग ही रहेगा। 30 डेज है, ठीक है, डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द सेट, तो फिर बोर्ड के ऊपर दोबारा से आ जाएगा 30 डेज, वापस वापस। कैग के पास नॉर्मली कितना टाइम था, फर्स्ट ऑडिटर के लिए 60 था, तो नॉर्मली कितना था, 180 डेज था ना, हर साल 180 डेज है, बीच में कैजुअल वैकेंसी आ गई है, एक ही साल के लिए, तो ये तो अपॉइंट कर रहा है। दिसंबर में उसने कहा भाई नहीं करना, कैग के पास कितना टाइम है, 30, कैग फेल हो गया, बोर्ड बोर्ड के पास भी कितना है, 30, अपॉइंटमेंट जब भी एक्स्ट्रा बोलो खांसी आती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, हाँ हाँ जाती जाती, फिल कैजुअल अगेंस्ट, चुप ना लाइक, पढ़ो ये वाला पॉइंट। ऑडिट कमिटी ने रिकमेंड किया है, फेल हो जाइए, दैट्स इट। क्लियर है? बोलो जी। अगर मैं बोलिए पूरी समरी है जो भी मैंने पढ़ाई शॉर्ट में, फर्स्ट ऑडिटर वो तो करना ही है क्योंकि पूरी डिटेल में पढ़ चुके, वो समरी है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर समझ में आया, कैजुअल वैकेंसी समझ में आया। अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने थोड़ी मेहनत करी है और इसकी समरी दी है, ठीक है। अब इन केस ऑफ क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, नॉर्मल कंपनी ना, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम्पल दे रखा है, रीड कर लेना खुद से। क्लैरिटी है? क्या लिखा है हेडिंग, कुछ स्पेशल नोटिस से याद आना चाहिए, जनरल मीटिंग स्पेशल नोटिस जो अभी तुरंत में, वेरी गुड। अरे रे 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 रे, यहां ये बोल रहे स्पेशल नोटिस, समझना तुम मेंबर्स को प्रेजेंट जो ऑडिटर है उसका काम अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम पहले रिक्वेस्ट दोगे किसको, डायरेक्टर को। क्या बोलोगे, डायरेक्टर ये ऑडिटर को हटा दे, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोगों ने बोला, ये कुछ लोग में कौन आता है, 10% अप्रोक्स लोग आते हैं, 10% लोगों ने अप्रोच किया। कंपनी अब सारे मेंबर को ये रिक्वेस्ट भेजेगी कि एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में इस प्रेजेंट जो ऑडिटर है इसका काम अच्छा नहीं लगा, इसको लेके वोटिंग होगी, वोटिंग होगी तो उसे निकाला भी जा सकता है और कंटिन्यू भी कर सकता है। तो स्पेशल नोटिस समझ में आया, जब मेंबर कंपनी को देता है कि इस ऑडिटर को निकालना है, ठीक है, तो उसे हम स्पेशल नोटिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड बाय द फ्रॉम द मेंबर प्रपोज, क्या करे, मूव रेजोल्यूशन एट द, जब भी नेक्स्ट एजीएम होगी उसमें वो क्या कह रहे, जिस भी बंदे को अपॉइंट करो एज ऑडिटर वो क्या होना चाहिए, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, प्रोवाइड द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंट, इस ऑडिटर को हम आगे कंटिन्यू नहीं करने देंगे। ये वही सेम बातें लिखी है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट रीड करो, आप लोग रीड करोगे जल्दी।
अगर 5 साल का टाइम ही खत्म हो गया है उसका और 5 साल का अब गैप चालू हो गया है, तो कि तुम्हें ये स्पेशल नोटिस देने की जरूरत है? तुम्हें पता ही नहीं है ये बात, ध्यान ही नहीं दिया, डायरेक्टर को रिक्वेस्ट भेज तो इसको नहीं अपॉइंट करना, डायरेक्टर बोल रहा है अरे इसका तो वैसे ही टाइम खत्म हो रहा है, स्पेशल नोटिस की जरूरत नहीं है। चलिए, फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस देते वक्त आपको इन बातों का ख्याल रखना है। पहला, रीड करो। पहले 10% के लोगों ने अप्रोच किया कंपनी को, कंपनी ये बात सारे मेंबर्स को बताएगी, प्लस और किसको बताएगी? ऑडिटर को भी ना, कि भाई तुझे निकालने की बात हो रही है। तो कंपनी जैसे ही उसको पता चलेगा स्पेशल नोटिस रिमूव करने का, फॉरविथ इमीडिएट, फॉरविथ मतलब क्या होता है? इमीडिएटली, इमीडिएटली ये कॉपी किसको जाएगी? उस डायरेक्टर को, कि भाई तुझे निकालने की बात हो रही है, अपने बदले में सफाई देने पहुंच जाना, क्योंकि अभी तो 10 लोगों ने बोला है, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा, 90% अब तुम्हारे अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड मिला ना, तुम जैसा रिप्रेजेंट करोगे उस हिसाब से वोट करेंगे। इफ द ऑडिटर मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, ऑडिटर किससे कर रहा है? रिटन फॉर्म में, टू द कंपनी एंड रिक्वेस्ट फॉर इट्स नोटिफिकेशन टू द मेंबर द कंपनी शेल। अब कंपनी ने ये बात किसको बता दी? उस ऑडिटर को जिसको निकाल रहे, वो रिटन में कंपनी को बताएगा कि कंपनी मुझे मत निकालना, ये मेरे रीजंस हैं, क्या है। अब कंपनी ये बात पहुंचाएगी किस तक? मेंबर्स तक। स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन, ये कह रहा है ऑडिटर कि प्लीज कंपनी आप नोटिस में ये बातें डाल दो, तो नोटिस में डाल देगी कंपनी। सेंड कॉपी और रिप्रेजेंटेशन, या फिर क्या बोल रहे कि इसकी एक कॉपी नोटिस में डाल दो या फिर एक कॉपी भी अलग से दे दो। whom the notice of the meeting is sent, whether before or after the receipt of the representation by the company। इन्होंने कहा कि भाई मेरा क्लैरिफिकेशन रिटर्न फॉर्म में पहले पहुंचा दो मेंबर, ताकि वो घर से रीड कर कर आए और हाँ बोलना है या फिर ना बोलना है वो मीटिंग में डिसाइड हो जाए। इफ द कॉपी रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंड, मान लो नहीं सेंड कर पा रहे, टाइम बहुत कम है, कॉपी दे टू शेल फाइल विद दी रजिस्ट्रार तक ये बात पहुंचा दो, कि हम बस ये देखना चाहते हैं कि हमारी बातें बस कन्वे हो जाए, मेंबर्स तक पहुंचा दो, रजिस्ट्रार तक पहुंचा दो, मेंबर्स तक नहीं पहुंचा पा रहे तो रजिस्ट्रार तक पहुंचा दो। रजिस्ट्रार मतलब कि पब्लिकली अवेलेबल है, जिसको देखना है वहां से देख ले। सच रिप्रेजेंटेशन शुड बी रीजनेबल, क्या लिखा है? लेंथ, लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना चाहिए, कोई नहीं पढ़ने वाला। अब जनरल बातें कर रहे, क्या लिखा है? सर्कुलर, सर्कुलेट कर देना किसको? मेंबर को। इट शुड नॉट बी रिसीव बाय द कंपनी। अब ऑडिटर कंपनी को इतना लेट देगा, कंपनी मेंबर तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, ये जनरल बातें हैं। पढ़ क्या रहे हैं? मेंबर ने स्पेशल नोटिस दिया, ये ऑडिटर को निकालना चाहते हैं। अब आगे की कहानी कंपनी ने की, ऑडिटर तक बात पहुंचाई, ऑडिटर अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, मुझे मत निकालो मत निकालो मत निकालो, रीजन बता रहे। अब जो ये रीजन है नोटिस में दे दो, रजिस्ट्रार तक पहुंचा दो, बहुत लेट नहीं होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, जनरल बातें। ऑडिटर मे रिक्वायर द कंपनी टू रीड आउट, ऑडिटर चाहे तो क्या कर सकता है? मे मतलब क्या है? ऑप्शन है। क्या बोल रहा है भैया? रीड आउट द रिप्रेजेंटेशन इन द मीटिंग इफ इट इज नॉट नोटिफाइड टू द मेंबर, मेंबर तक नहीं पहुंच पाया था, बहुत लेट हो गया, जेन्युइन केस था, लेट हो गया। अब मीटिंग होगी, इस मीटिंग में रीड किया जाएगा उसने जो बोला था, क्योंकि घर पर तो पहुंचा नहीं पाए, रजिस्ट्रार के पास भी जाने में दिक्कत हो गई, तो बस रीड कर दिया जाएगा। जब तब होगा जब इट वॉज टू लेट और बिकॉज ऑफ द कंपनीज डिफॉल्ट। ऑडिटर ने तो दे दिया, नलायक कंपनी आगे नहीं पहुंचा पाई या फिर बहुत लेट हो गया था, जेन्युइन रीजन थे इस कारण से, तो यस मीटिंग में रीड करने वाली परमिशन भी मिल सकती है। ये प्रैक्टिकली बहुत डिटेल में बता रहे हैं, क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड दैट इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड ऑन द एप्लीकेशन आइदर ऑफ द कंपनी, एप्लीकेशन किसने दी? या तो कंपनी ने दी या तो एनी अदर अग्रीड पर्सन ने, दैट द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन सब सेक्शन आर बीइंग अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है रीड करने का, नोटिस देकर। ऑडिटर गलत है, फ्रॉड कर रहा है, फेक है वो, लेकिन बस वो अननेसेसरी टाइम बर्बाद कर रहा है, इस पावर का मिसयूज कर रहा है। कौन सी पावर? कि अपनी बात पहुंचानी है। अगर एनसीएलटी को लगता है ये बात किसने बोली होगी? कंपनी ने बोली होगी। कंपनी ने बोला, शिकायत करी एनसीएलटी के पास कि ऑडिटर है ना इररिलेवेंट बातें बोल रहा है और हमें ये भेजना पड़ रहा है और हमें ये रीड करना पड़ रहा है, हम नहीं करना चाहते। एनसीएलटी को रीजन बता दिया कंपनी ने, क्यों? तो एनसीएलटी चाहे तो क्या करेगी? ये पावर भी उससे छीन लेगी, अब उसे ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी नहीं। या फिर कोई भी अग्रीड पर्सन जाकर बोलता है तो ठीक है कि अब्यूज कर रहा है, अब्यूज मतलब क्या? मिसयूज बाय द ऑडिटर, देन द कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन नॉट बी सेंड और रिप्रेजेंट नॉट टू बी रीड आउट एट द मीटिंग। क्या ये पैराग्राफ समझ में आया?
अगर हमें लग रहा है, कंपनी को लग रहा है या किसी भी पर्सन को लग रहा है ये ठीक नहीं है, एनसीएलटी तक पहुंच जाओ। एनसीएलटी को अब जैसा ठीक लगेगा, एनसीएलटी चाहे तो उसकी ये पावर कट कर देगा। क्लैरिटी है? पक्का? अब किसकी पावर है? एनसीएलटी। सबसे पहले क्या लिखा है? मतलब बताओ खुद से। दूसरा, किसने एप्लीकेशन दी है? सीजी ने। किसने दिया है? कोई भी कंसर्न पर्सन है जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एनसीएलटी कैन आइदर, या तो खुद से सीजी के कहने पर या फिर किसी भी पर्सन के कहने पर, कैन डायरेक्शन दे रहा है कंपनी को कि क्या करो, बदल दो ऑडिटर, सही नहीं है। सीजी ने बोला इस कंपनी को ऑडिटर बदलो, किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट भेजी एनसीएलटी के पास, या फिर एनसीएलटी को खुद से लगा कि इस कंपनी का ऑडिटर कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा? बदल देगा। इफ सेटिस्फाइड द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्ट इन द फ्रॉडुलेंट मैनर, तो फिर वो बदल देगा। क्लैरिटी है बच्चा? इनकेस एप्लीकेशन किसने दी है? सीजी ने। तो एनसीएलटी सेटिस्फाइड दैट चेंज ऑफ द ऑडिटर्स रिक्वायर्ड शेल बी, कितने दिन के अंदर? 15 डेज द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन सीजी ने दी, वहां से 15 दिन के अंदर मेक द ऑर्डर क्या करेगा? ऑडिटर शेल नॉट फंक्शन एज अ ऑडिटर, ठीक है, और सीजी में अपॉइंट द अनदर ऑडिटर इन इट्स प्लेस। क्लियर है? सिंपल बात है बच्चा। दिस विल हैपन ओनली व्हेन द एप्लीकेशन मेड बाय द सीजी नॉट बाय द एनी अदर पर्सन। ये अभी किसकी बात हो रही है? सीजी। वापस सीजी ने रिक्वेस्ट भेजी इस ऑडिटर को बदलो, एनसीएलटी 15 दिन के अंदर ऑर्डर दे देगा, बदल देगा, और नया बंदा जो भी अपॉइंट होगा बाय दी सीजी होगा। ये बस सीजी के केस में होगा और किसी और केस में नहीं। वे द ऑडिटर कौन है? इंडिविजुअल या फिर फर्म अगेंस्ट whom the final order was aforesaid mention is passed। aforesaid ऊपर क्या बोल रखा है? ऊपर निकालने वाली बात हो रही है, चेंज करने वाली बात। पास by the NCLT under this section, he shall not be eligible to appoint as an auditor of any company for the period of, क्योंकि उसका फ्रॉडुलेंट मैनर था और वो किसी भी दूसरी कंपनी में 5 साल तक ऑडिट नहीं कर पाएगा। क्यों? फ्रॉड करा था, एक कंपनी का फ्रॉड किया, आप फंस गए, 5 साल के लिए किसी में भी काम नहीं करोगे। मतलब बड़ा काम कर रहे हो ना, गलत काम कर रहे हो भाई। चलिए फिर क्या लिखा है? फॉर द ऑडिटर शेल ऑल्सो लाइबल फॉर द एक्शन, सेक्शन 447 तो भाई जेल तक भेज देता है आपको। क्लियर है? देखो यहाँ पे किस ऑडिटर की बात हो रही है? प्रैक्टिसिंग सीए। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट जब आप भी करते हो तो ऑलमोस्ट टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है, थोड़ी थोड़ी तो चेंजेस है, लेकिन स्टिल ये सारी चीजों को आपको भी फेस करना पड़ सकता है। क्लियर है बच्चा? इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द एक्सप्लेनेशन, इन केस कुछ ने क्लैरिफिकेशन दे रखा 5 साल का, ठीक है, पढ़ चुके हैं, क्लैरिफाई कर रहे बस। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? सबसे पहला सेक्शन कौन सा पढ़ा? 139 खत्म हो चुका है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 140 में क्या लिखा है? सॉरी, पहले हमने क्या पढ़ा? 139 बोलता है, हेडिंग क्या थी 139 की? अपॉइंटमेंट की। 140 की क्या थी? रिमूव और रिजाइन करना। रिजाइन करना भी पढ़ चुके, रिमूव करना भी अभी चल रहा है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिस्क्वालिफिकेशन। अभी हमारा सेक्शन 139 और 40 चल रहा है पैरेलली। देखो ये 40 चल रहा है, 140, ठीक है। चलिए सेक्शन 140, द ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है 139 में, क्या ये रिमूव हो सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस, एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म? हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, या फिर आफ्टर ऑब्टेनिंग किससे अप्रूवल? ध्यान देना, पहले एसआर पास होगा, मतलब मेंबर्स निकालेंगे, साथ में सीजी से भी पूछना पड़ेगा नॉर्मल कंपनी में भी कि भैया क्या कारण हो गया इस ऑडिटर को टाइम से पहले निकाल रहे, क्योंकि रिजाइन नहीं कर रहा है, निकाला जा रहा है। एक निकालना दूसरा था जो अभी हमने देखा, स्पेशल नोटिस के द्वारा निकालना देखा। स्पेशल नोटिस के थ्रू कौन निकाला था? मेंबर। अब कौन निकाल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दोनों में डिफरेंस है। अभी सेक्शन 141 पढ़कर आए, ये था ना, सॉरी 140 था, 141 नहीं। सेक्शन 140 का सबसेक्शन 4 था। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? निकाल कौन रहा है? स्पेशल नोटिस के थ्रू मेंबर्स, 10% ने रिक्वेस्ट भेजी है। अभी इसमें कौन निकाल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निकाल रहे हैं, लेकिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निकालेंगे और ये बात मेंबर्स के सामने रखेंगे, और मेंबर्स फिर क्या पास करेंगे? एसआर। एसआर पास करने के बाद हम किससे पूछेंगे? सीजी से भी पूछेंगे। क्लियर है यहां तक? रूल बोल रहा है ऑडिटर जो अपॉइंट कर रखा है मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी, ऑब्टेन किसकी अप्रूवल? सीजी की। इसके लिए एक फॉर्म होता है ADT 2, एक ADT 1 भी पढ़ा था,
अपॉइंट हो गए, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो। क्यों, क्या बोलता है? अगर आप सीजी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यस इसे हटाना है, तो ऑब्टेन करना पड़ेगा अप्रूवल फॉर्म के थ्रू विद इन 30 डेज। जब भी रेजोल्यूशन, पहले किसने डिस्कस किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले ये बात किससे करवाएंगे? सीजी से। सीजी के बाद फिर मेंबर्स के पास सामने बात रखी जाएगी विद सीजी रिकमेंडेशन। द कंपनी शेल होल्ड जनरल मीटिंग कितने दिन के अंदर? 60 डेज। कहां से? अप्रूवल ऑफ सीजी। देन ऑडिटर मीटिंग में अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देना पड़ेगा। चलो स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं निकालना चाहती हूँ मिस्टर ए को, निकालूंगी तो पहले क्या होगी? बोर्ड मीटिंग। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाथ कहेंगे। इसमें क्या पास करेंगे बोर्ड मीटिंग में? ओआर के एसआर? हम ओआर कभी भी बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, मैं जानबूझ के तुमसे पूछती हूँ। ठीक है, बोर्ड मीटिंग हो रही है, ओआर पास करेंगे कि एसआर? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, बीआर। अब जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, इन्होंने क्या बोला? 30 डेज के अंदर अंदर सीजी को एप्लीकेशन भेजो। एप्लीकेशन का फॉर्मेट किसमें दे रखा है? एडीटी 2 में। सीजी की जब भी अप्रूवल आती है कि हाँ कर लो, वहां से 60 डेज के अंदर क्या करवाना है? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग में क्या पास कराना है? एसआर। मेंबर्स के सामने जब ये एसआर पास हो होगा, पहले ऑडिटर खड़ा होगा और खड़ा होकर क्या देगा? अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड उसे मिलेगा। अपनी बात सामने रखेगा कि क्यों मुझे ना निकालो। क्लियर है? उसे फिर नहीं निकाला जाएगा। बात सुनने के बाद जो हो जाएगा, एसआर पास कर दे कि नहीं नहीं मत निकालो, या फिर निकालो। क्लियर है बच्चों? मन के सच्चों? कितने बजे पढ़ा था अपन ने? रीड करोगे केस? नालायको, करना पड़ेगा। हेडिंग देखो क्या लिखा, दे रही ना, छोड़ रही हूं। हेडिंग देखो क्या लिखा है। हाँ हाँ, पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, एक बार रीड करेंगे। अगर रिजाइन कर रहा है, नॉर्मल कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा? नॉर्मल कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा? अगर कोई ऑडिटर रिजाइन कर देता है, बोर्ड। गवर्नमेंट कंपनी में कौन करेगा? कैग। सेम बातें लिखिए, एक बार रीड कर लेना। चलो, ऑडिटर नॉट कंप्लाइज, जो सेक्शन 140 का 2 कंप्लाई नहीं करता है, ठीक, तो उन्होंने क्या बोल दिया? भैया प्रोविजन फॉलो करो, प्रोविजन फॉलो नहीं करोगे तो कुछ कंप्लाइंसेस होते, कुछ फाइन लगते हैं, ये फाइन दे दिए। क्लियर है? पक्का रीड करना। हेडिंग देखो क्या लिखा है। तुम्हें लगता है ये लोग रेम्यूनरेशन यहां बताएंगे? जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। हेडिंग देखो क्या लिखा है। ऑडिटर कौन होता है? सीए प्रैक्टिसिंग, जो बाहर का होता है। इन्होंने कहा ये कुछ काम है जो प्रैक्टिसिंग सीए नहीं करेगा। एक अंदर का सीए होता है और एक बाहर का। अंदर के सीए अकाउंट्स बनाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगा, बैलेंस शीट बनाएगा, इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, और बाहर का सीए उसे चेक करने आएगा। तो क्या अंदर के अकाउंट्स भी क्या ये बाहर का सीए कर सकता है? मेरी आईटेक्स फर्म है, मैंने एक प्रैक्टिसिंग एक फर्म को बोल दिया तुम अंदर के अकाउंट्स बनाओ और चलो उसका ऑडिट भी करने आ जाना, क्या वो कर पाएगा? क्या नहीं। तो ये सारे काम नहीं करना है। आप जिस कंपनी का ऑडिट करोगे उस कंपनी के आप इंटरनल अकाउंट्स नहीं बनाओगे, क्योंकि आप अपने काम को थोड़ा चेक करोगे। तो फिर ऑडिट काहे का? ऑडिट तो क्या होता है कि भाई अंदर के अकाउंट किसी और ने बनाए हैं और आप उसको क्या करने आए हो? चेक। तो ये लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये इंटरनल काम की लिस्ट है। जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो तो उसके अंदर के ये सारे काम आप नहीं करोगे। पहला क्या नहीं करोगे? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विस नहीं करोगे। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट करोगे क्या? नहीं। डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपकी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसका सिस्टम संभाल के रखने का कहां कैसा है, ये क्या बाहर का सीए आके तय करेगा? नहीं। अगर बाहर का ये कर रहा है तो उस कंपनी का आप ऑडिट नहीं कर सकते, आप उसके इंटरनल हो गए हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्चुरियल सर्विस, फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आप प्रैक्टिसिंग सीए हो, आप ऑडिट करने आए हो, अंदर के काम आप नहीं करोगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, रेंडिंग, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस जो भी प्रिस्क्राइब हो, सबका कोर अगर मैं बोलूं, समरी बोलूं, तो समरी क्या है? हाँ, तुम ऑडिट कर रहे हो, अगर आप ये सारे काम करो तो भूल जाओ इस कंपनी का आप ऑडिट करोगे, क्योंकि आप अपने ही काम को चेक करोगे। क्या आपके लिए तो आपके काम हमेशा सही होंगे, तो आप ऑडिटर नहीं कहलाओगे फिर। क्लियर है? चलिए, तो नेगेटिव लिस्ट है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, और क्या लिखा है? डिस्क्वालिफिकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क लिखो। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की सभा
समाप्त। नालायक बच्चों।